नमस्कार स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान, आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, आज हम लोग यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जो फिजिक्स की सीरीज है उसकी अगली वीडियो है और इसमें क्या समझेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 19 लेक्चर था वो, उस 19 लेक्चर में हम लोगों ने कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा नामक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कार्य के बारे में सारे फैक्ट लगभग हमने कर लिए थे। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति क्या है और कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। यदि नहीं होता है तो अगली वीडियो इसके लिए हम लोग लाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर पढ़ेंगे आज वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपके एग्ज़ाम में भी वो आएगी। कोर्स, जहाँ तक कोर्स की बात है आप लोगों की, तो कोर्स की जितनी आप लोगों को फिक्र है उससे कहीं ज़्यादा हमें फिक्र है, क्योंकि हम लोगों ने ये कोर्स फ्री चलाया हुआ है। तो इस कोर्स का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिले, इसलिए हम लोग इतने धीमे चलने का हमने प्रयास किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ घटित हुई हैं जो कि कोर्स आपका जो है जिसकी वजह से काफ़ी लेट जो है वो हो रहा है, लेकिन उम्मीद पूरी लगा करके रखनी है कि कोर्स हम लोग जल्दी ही जो है वो ख़त्म जो है कर देंगे अपना। ठीक है, देखते हैं आज इसके अंदर क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि कार्य ऊर्जा शक्ति आपका चैप्टर जो है चला हुआ है, चैप्टर नंबर 4, और इसके अंदर हम लोगों ने कार्य जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अब बात आती है शक्ति की, तो शक्ति को आज करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद ऊर्जा के बारे में कुछ फैक्ट होंगे, वे भी करेंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जानते हैं कि शक्ति क्या है। क्या मैं माइक ऐसे ही पकड़ के रखूं? ऐसे अगर माइक पकड़ते हैं तो शायद अच्छा आपको आवाज़ की क्लियरेंस आ रही होगी। और देखते हैं प्रयोग करके इस वीडियो में कि मैंने माइक कैसे पकड़ा हुआ है। तो मुझे तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होती है शक्ति। शक्ति के बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं शक्ति को कि शक्ति आखिर होती क्या है। शक्ति के बारे में जानते हैं, यानी कि पावर के बारे में जानते हैं। देखिए, परिभाषा अगर मैं बात करूं पावर की तो नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आप लोगों को इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या फिर कुछ इसके मात्रक से प्रश्न बन सकता है और इसकी विमेय सूत्र से प्रश्न बन सकता है। इसकी परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद ऐसी है। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं हर चीज़ को कि वो आखिर होती क्या शक्ति, तो उसके बारे में हम जो है वो कर रहे हैं। तो अब इसको करते हैं, क्या है शक्ति। तो शक्ति की अगर बात करूँ तो शक्ति को अगर हम लोग समझें तो कैसे समझेंगे शक्ति आखिर क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो शक्ति की पहचान आखिर दैनिक जीवन में आखिर होती कैसे। शक्ति का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, समय के सापेक्ष, यानी कि टाइम के अनुसार हम देखते हैं। यदि दो व्यक्ति हमने किसी काम पर लगा दिए, ध्यान से समझना मेरे स्टूडेंट्स, यदि दो व्यक्ति हमने किसी काम पर लगा दिए और एक व्यक्ति का नाम है राम गोपाल और एक का नाम है श्याम, तो राम और श्याम दो व्यक्ति हम लोगों ने काम पर लगा दिए हैं और दोनों को एक बराबर काम दिया है कि तुमको भी इतना ही काम करना है, राम को भी उतना ही काम करना है और श्याम को भी उतना ही काम करना है। अब राम ने तो उतना ही काम कर दिया 5 मिनट में और श्याम ने वही काम किया 10 मिनट में, लेकिन काम तो बराबर किया ना। अगर राम को भी उतना ही बोझा उठाना था जितना श्याम को, तो काम तो दोनों ने उतना ही किया, उतने ही जूल काउंट होगा। ठीक है, राम और श्याम ने जूल में बराबर काम किया होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि राम ने कम समय लिया और श्याम ने ज्यादा समय लिया। तो अगर मैं इसके परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भाई यहीं से शक्ति की असली परिभाषा जो है वो हमें समझ में आती है। कैसे समझ में आती है कि जिसने समय कम लिया है उसकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब साफ है कि उसकी पावर, उसके अंदर पावर जो है वो ज़्यादा होगी। वो उसको चुटकी बजा करके 5 मिनट में फेंक दिया, ले 5 मिनट में कर दिया तेरा काम, ये था काम तेरा। और एक ने 10 मिनट में, समझ रहे हो मेरी बात, कोई बूढ़ा व्यक्ति लगा दिया काम पर, कोई युवा शक्ति लगा दी काम पर, तो फर्क तो है ही।
समझ रहे हो? एक युवा व्यक्ति है और एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा व्यक्ति उस काम को करने में ज्यादा समय ले रहा है और युवा व्यक्ति उस काम को करने में कम समय ले रहा है, तो किसकी शक्ति ज्यादा हुई? युवा की शक्ति ज्यादा हुई। यानी कि शक्ति को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि कार्य समय के सापेक्ष कैसे है, समय के अनुसार कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, तो वही तो शक्ति है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि शक्ति के फॉर्मूले में समय का यूज कहीं ना कहीं जरूर होगा। कैसे होगा? देख लिए, एक आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने 5, देखिए दोनों को बराबर जूल, देखिए ऐसा नहीं कह सकता कि 5 मिनट में एक व्यक्ति ने 50 जूल कार्य कर दिया। कितने जूल कार्य कर दिया? 50 जूल। और एक व्यक्ति ने 4 मिनट में 100 जूल कार्य कर दिया। तो अब हम लोगों को बताना है कि शक्ति किसकी ज्यादा है। यह है 5 मिनट और ये 4 मिनट। तो अगर बात करूं शक्ति की, तो कैसे निकालेंगे भाई? ये है कार्य यानी कि W, ब्रैकेट में लिखता हूं W, और ये है समय यानी कि T। तो एक व्यक्ति ने 5 मिनट में 50 जूल कार्य कर दिया और एक व्यक्ति ने 4 मिनट में 100 जूल कार्य कर दिया। तो अब हम लोगों को शक्ति निकालनी है। तो जब भी हम लोगों को शक्ति निकालनी होती है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग कि जब भी हम लोगों को शक्ति निकालनी होती है तो ज्ञात कर लो एक समय में कितना कार्य किया गया होगा। कितने समय में? एक समय में, एक समय में। ठीक है, ये T समय में, T समय में W काम कर दिया तो एक समय में कितना करेगा मेरे भाई? भाई 4 मिनट में 100 जूल कर दिया तो 1 मिनट में कितना करेगा? 100/4 जूल, 100/4 आ जाएगा, यानी कि 25। ठीक है, 25 जूल ऊपर नीचे सेकंड है तो जूल प्रति सेकंड। इसका कितना आ गया भाई? 5 मिनट में 50 किया है तो एक में कितना करेगा? 50/5 यानी कि 10 जूल प्रति सेकंड। तो ये देख लो कि 1 मिनट में किसने ज्यादा काम किया। इसने 1 मिनट में 25 काम कर दिया, इसने 1 मिनट में 10 काम कर दिया। तो 1 मिनट में किसने ज्यादा काम किया? इस वाले ने ज्यादा कर दिया। तो शक्ति किसकी ज्यादा हुई? जिसने एक समय में ज्यादा काम कर दिया। तो एक समय में 25 जूल ये करता है, एक समय में 10 जूल ये करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शक्ति आखिर किसकी ज्यादा हुई। यानी कि एक समय में कोई जितना काम करता है वही क्या होती है? शक्ति होती है। और इसी को क्या कहते हैं? हम लोग दर कहते हैं। कैसे? मैं कह दूं कि अगर T समय लिया और W काम कर दिया, किसी ने क्या कहा? T समय लिया और W काम कर दिया, तो कैसे करेंगे भाई? एक समय का निकाल लो। एक में कितना करेगा? W/T। और यही तो क्या है? हमारी शक्ति है। और इसे क्या कहते हैं? कार्य करने की दर। दर का मतलब रेट। रेट कितने होता है? आप लोग कहीं जाते होगे पीठ बाजार में सब्जी खरीदने के लिए या फिर कहीं और आप लोग जाते होगे, तो वहां पे आप लोगों को क्या दिखाई देता होगा कि आप पूछते हैं कि क्या रेट दिया तूने? आलू क्या रेट दिया भाई? तो रेट का मतलब वो 1 किलो के दाम बताएगा आप लोगों को, 1 किलो के। तो वही तो मैं बात बता रहा हूं कि यहां पर रेट है, वहां पर किलो के हिसाब से रेट था, यहां पर समय के हिसाब से रेट है कि एक समय में कितना कर दिया। तो ये समय की दर है, समय के सापेक्ष कार्य की दर है। तो ये क्या कहते हैं? इसको कार्य की जो ऊपर होता है उसकी दर होती है। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसके सापेक्ष दर है ये? क्या ये किलो के सापेक्ष है क्या? नहीं, ये है समय के सापेक्ष। जो फॉर्मूले में नीचे होता है उसके सापेक्ष होती है। तो कार्य करने की समय दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा मैं आप लोगों को समझ में समझा रहा हूं। और दर का मतलब होता है कि एक समय में उसने कितना कार्य कर दिया वो। तो लिख दो यहां पर ऊपर परिभाषा के तौर पर। मैं इसको हटा दूं एक बार, आपके सामने से समझ में आ गया होगा। इसको नोट भी कर लेते रहना आप लोग तुरंत वीडियो को रोक करके, कि देखते हैं इसमें। अब वही तो बता रहा हूं मैं कि भाई T समय लिया, W काम कर दिया, तो एक समय में कितना करेगा? W/T। तो यानी कि यह है कार्य करने की समय के सापेक्ष दर। इसको ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, P। तो याद रखना है आप लोगों को कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं।
ये परिभाषा इसकी हो गई शक्ति की आपके सामने, ठीक है। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो P का फॉर्मूला ये आ गया है, क्या आ गया है P का फॉर्मूला, P बराबर W अपॉन T। याद रखना है मात्रक क्या बनता है यहां से, इसका कार्य का मात्रक जूल बटे का जगह प्रति लगाया, इसको कहते हैं सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड मात्रक होता है शक्ति का। एक और मात्रक होता है वाट, क्या होता है वाट। तो ये वाट जो है वो वैज्ञानिक के नाम पर है। तो जूल प्रति सेकंड या वाट इसका जो है वो मात्रक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके अंदर इसकी विमा क्या बनने वाली है, क्या बनेगी, कार्य की पता होनी चाहिए। कार्य की रख दो mL²T-2 अपॉन समय की क्या होती है, T होती है, ठीक है। ये समय ऊपर जाएगा माइनस का, तो mL² माइनस की 2 ये रही, माइनस की 1 और आ गई, तो mL²T-3 इसका विमीय सूत्र आ गया शक्ति का। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि शक्ति की का मात्रक क्या है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है, और क्या शक्ति का जो है वो हम लोगों के सामने क्या शक्ति के और क्या फॉर्मूला हो सकता है वो भी करेंगे आज डिस्कस। देखिए अगर समय अंतराल कार्य करने का बहुत थोड़ा है, यानी कि जीरो की तरफ अग्रसर है। देखिए अगर मैं कहूं कैसे, अगर कोई गेंद आई और बल्ले से टकराई और हमने बल्ला ऐसे घुमा दिया, बल्ला ऐसे घुमा दिया, ऐसे बल्ला ये घुमा दिया ना बल्ला ऐसे, तो बल्ला जब ऐसे घुमाया और बल्ले से जब गेंद टकराई होगी तो बहुत थोड़े समय के लिए टकराई होगी, तो बल्ले ने गेंद पर बहुत थोड़े समय के लिए काम किया कि लगभग 0 के बराबर समय अंतराल पर काम किया। कितने के बराबर, 0 के बराबर। ये समय अंतराल होता है कि कितने समय के लिए काम किया गया, तो डेल्टा कहते हैं इसको, डेल्टा टी समय अंतराल कितने समय के लिए काम हुआ वो। तो P बराबर डेल्टा W बटे डेल्टा टी। अब मान लिया बहुत थोड़े समय के लिए काम हुआ तो डेल्टा T इज टाइम्स टू 0 कह देंगे। और जब ये वाली बात आती है तो P का फॉर्मूला क्या बन जाता है, बस D लगा दो आगे कि थोड़े समय के लिए कार्य भी थोड़ा ही हुआ होगा और थोड़ा ही समय लगा हुआ, तो dW अपॉन dt ये भी जो है वो आप लोगों को यहां पर याद रखना है। चलिए इस चीज को आप लोग आराम से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। करते अब नेक्स्ट बात देखते हैं शक्ति के बारे में कि नेक्स्ट बात क्या है शक्ति के बारे में। नेक्स्ट बात मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं कि शक्ति का एक तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया कि P बराबर dW अपॉन dt। एक फॉर्मूला और होता है उसको कहते हैं बल के पदों में। शक्ति का फॉर्मूला बल के पदों में, यानी कि रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स, पावर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको थोड़ा इंग्लिश में बताना पड़ता है कि शक्ति जो है वो बल के पदों में कैसे निकाल लेंगे। यानी कि ये तो शक्ति का फॉर्मूला कार्य के पदों में है कि शक्ति और कार्य में संबंध, तो इसमें बल में संबंध भी होता है, तो वो कैसे हम लोग निकाल रहे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर dW बटे dt ये है। तो अब कुछ नहीं करना, d अपॉन dt कर दो। W का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, भाई बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल अगर नियत है वही लगाया हुआ है तो d अपॉन dt ये हो जाएगा, s यहां पर आएगा, F शुरू में ले लिया तो अंदर क्या बचा, केवल s बचा। तो P बराबर F ds बटे dt, और ds बटे dt क्या है, ये विस्थापन है, ये समय है। तो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं या नहीं कहते हैं, पढ़ाया था मैंने, गति वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ऊपर तो है विस्थापन, नीचे है समय, तो ये मीटर और ये सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को वेग ही तो कहते हैं। तो मैं यहाँ पर v लिख दूं क्या, v। तो ये संबंध आ गया शक्ति और बल में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को कि शक्ति और बल में जो है वो क्या संबंध है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और बल का फॉर्मूला मैं यहां से निकालू तो क्या बन जाएगा, F बराबर P, P के अपॉन में क्या जाएगा
V। तो ये आप लोगों को बड़े आराम से याद रखना है कि बल का फॉर्मूला एक P/V भी होता है, यानी कि वाट प्रति मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि वाट सेकंड प्रति मीटर भी एक बल का मात्रक होता है। ये यहां से निकल करके आया है, याद रखना आप लोगों को। और न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी एक शक्ति का मात्रक होता है। देखिए बल का न्यूटन है और वेग का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक बन गया, शक्ति का एक मात्रक और बन गया। और मात्रक भी शक्ति के होते हैं, जैसे कि 1 HP, 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट। ये पढ़ा होगा आपने, बहुत मास्टर पढ़ाते हैं इस चीज को, जब 10वीं से मास्टर जी पढ़ाते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वहां पे 1 किलोवाट भी इसका ही मात्रक होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। वाट भी इसका ही मात्रक है। और जूल प्रति सेकंड भी इसका ही मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है। और ये जो नया मात्रक आया ये भी शक्ति का ही मात्रक है। तो इतने सारे शक्ति के मात्रक बन गए, फॉर्मूले भी इतने सारे बन गए। P बराबर dW/dt, P बराबर W/T, W/T, F बराबर P/V, P बराबर F/V। ये सारे फॉर्मूले शक्ति के बन गए। इन पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि कहीं वेग देगा, बल दे देगा, आपको कोई बल देगा कि मान लिया ये बल लगा करके किसी वस्तु को बल लगा करके वेग बना दिया उसका, मतलब किसी वस्तु पर बल लगा दिया और उसको धकेल दे तो वो वेग प्राप्त कर लेगी, वो गति करने लगेगी। तो उसमें कितनी शक्ति खर्च हुई वो पूछ लेगा। P बराबर F/V करके हम लोग निकाल देंगे उसको आराम से जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ये शक्ति के बारे में हमने लगभग सारे पढ़ लिया। और क्या फैक्ट है, कभी आपने देखा होगा कि जब कोई चढ़ाई आती है, मान लिया आप सहारनपुर से देहरादून की ओर चले, तो चढ़ाई आ गई भाई ऊपर, तो बस वाले क्या करते हैं, या फिर मोटरसाइकिल वाले या फिर कार वाले, उसको छोटे गियर में रखते हैं। पहले जब शुरू करते हैं ना चढ़ाई पे, तो वो पहले गियर में डालते हैं, पहले गियर में डालते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वो पहले गियर में है तो उसने ज्यादा पावर लगाती है। वो चाहे बस हो, ट्रक हो या फिर कोई भी हो, जहां ज्यादा पावर लगाने की जरूरत पड़ती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले गियर में डालते हैं, यानी कि स्पीड उसकी क्या रखते हैं, कम। पहले गियर में बहुत कम स्पीड होती है ना, निन्नू सी, आए हाय बहुत आराम से चलती है पहले गियर में, अरे जल्दी टॉप गियर लगा दे भाई, ऐसा बोलते हैं ना। तो पहले गियर में बहुत आराम से चलती है। तो जब इसका मतलब क्या है कि पहले गियर में क्यों डाली, क्योंकि इसे ज्यादा पावर की जरूरत थी। और पहले गियर में डालने से क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम होती है इसका मतलब तब क्या होती है, पावर ज्यादा होती है। ये हम लोग समझ में आ गया। और इसको ये फॉर्मूला भी तो कहता है, इसको ये फॉर्मूला भी तो कहता है, समझ में आ गई बात। जब स्पीड कम होती है तो बल ज्यादा लगता है, फोर्स ज्यादा होता है। जब फोर्स ज्यादा होता है तो पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए क्योंकि बल के फॉर्मूले में वेग नीचे है, समझ में आ गया। अब उसने पहले गियर में डाली कोई चीज तो उसका वेग कम रहा होगा। जब वेग कम रहा होगा, जब वेग कम रहा होगा तो बल भी ज्यादा लगा, और जब बल ज्यादा लगा तो चढ़ाई पे एकदम चढ़ गई, ऊपर उड़ गई बस हवा में। ठीक है, समझ में आ गया क्या खेल है फिजिक्स का। ये तो भौतिक विज्ञान है, जिसने ये समझ लिया वो सारे क्वेश्चन कर देगा पेपर के अंदर। अरे भाई इसको ज्यादा बड़ा हो गया है ये, इसको नोट कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, ये अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक शक्ति भी हम कार्य खत्म कर दिया, शक्ति खत्म कर दी। अब बचा ऊर्जा, तो ऊर्जा भी ले लो भाई। यहाँ पे आज ऊर्जा भी खत्म करेंगे। ऊर्जा यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की परिभाषा भी नहीं पूछेगा आपसे, समझना सिर्फ उतना ही है जितना आपके एग्जाम में आएगा। फालतू की बकवास हम लोगों को अपने सर पे डाल के नहीं चलनी है। सिर्फ एक टिप्स मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूं वीडियो के अंदर कि सिर्फ अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोगों के सारे भौतिक विज्ञान के जितने भी फॉर्मूले हैं सब पर आपकी पकड़ होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे से आपने थ्योरी देखी हो, रटी ना हो। जो रटेगा उसका काम खराब होने वाला है, ये आप ध्यान रखना। बहुत बात मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, समझना है चीजों को, आप लोगों को रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, शक्ति समझ ली ना क्या होती है, तो आराम से कर दोगे आप लोग। आप लोगों ने समझ लिया कार्य के बारे में। अब ऐसी बात करते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा को आप लोग को व्यवहारिक रूप से समझना है कि कैसे, अगर कार्य जो है वही ऊर्जा है, बस मैं तो सिर्फ यही कहता हूं,
कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाता होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, वो एक फैक्चुअल परिभाषा है, वो किताबों में से लिखी परिभाषा है। लेकिन जब बात मेरी आती है तो मैं क्या बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूं कि जिसने कार्य कर दिया इसका मतलब वो क्या है, उसको वही ऊर्जा है। बस जो जितना कार्य करता है वही ऊर्जा है। मैं कहता हूं कार्य ही ऊर्जा है। क्या कहता हूं मैं? जैसे कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, ये लिखा होता है कर्म ही पूजा है, तो मैं कहता हूं कि कार्य ही ऊर्जा है, कर्म ही ऊर्जा है। ठीक है, या बस ज्यादा ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ना है, परिभाषा के बारे में इसकी सिर्फ इतना देखना है कि जिसने कार्य कर दिया तो उसका मतलब उसमें ऊर्जा भी कुछ ना कुछ जरूर होगी। बिना ऊर्जा के कार्य जो है संभव नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां कार्य होगा वहां पर ऊर्जा भी होगी ही होगी, और जहां पर ऊर्जा लिख दी वहां पर कार्य भी उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ किया गया होगा ही होगा। तो ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है मेरे भाइयों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। नंबर एक का गतिज ऊर्जा, नंबर दो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा आ गया भाई, आज तो सारा कोर्स पूरा करवा दिया क्या। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जानता मैं भी हूं कि बहुत लंबा कोर्स है आप लोगों का, भी कोर्स का हम लोगों ने 30% भी नहीं कवर किया है, लेकिन कर लेंगे, अगर हम लग गए हैं तो कर ही लेंगे बस, चाहे कुछ भी हो जाए, अब करना है तो करना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस वीडियो को 2 वीडियो में लाना चाहता था मैं कि 2 पार्ट इसके हो जाए, लेकिन अब इसको एक वीडियो के अंदर ही डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक वीडियो के अंदर ही करेंगे इसको सारी को, ताकि कम से कम वीडियो आए और आप ज्यादा कर सकें काम। अब इसको देख रहे हैं भाई क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आप लोगों ने, ये मैं इसके बारे में बता दूं कि जो गति के कारण ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कार्य के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या कार्य होता है, उसके बारे में ही आप लोगों को इससे पता चलता है कार्य के बारे में। कैसे? स्थिति ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण की, अब वो स्थित है। एक बात और आप लोगों को यहां पर याद रखनी है कि जब भी बात करूं ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, तो ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये बात आप लोगों को रखना है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो लागू होता है हर जगह। कैसे? अगर किसी वस्तु की ऊर्जा में 25 जूल कह दूं, कितनी कह दूं? 25 जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है जो कार्य का होता है, कार्य बराबर ऊर्जा के। याद रखना है आप लोगों को कि कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, कैसे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो 25 जूल ऊर्जा है उसकी टोटल ऊर्जा, तो उसमें 13 जूल मान लिया गतिज ऊर्जा है के, और इसको यू से प्रवेश करते हैं, यू से, और 12 जूल मान लिया स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू। तो अगर अब उसकी गति बढ़ गई, तो जब गति बढ़ती है किसी की तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। याद रखना आप लोगों को, जब गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ी, मान लो गति बढ़ गई तो गतिज ऊर्जा होगी 15 जूल। कितनी होगी? 15 जूल। तो ये घट के कितनी हो जाएगी? देखिए याद रखना आप लोगों को, जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो अगर ये 2 जूल बढ़ गई तो ये 2 घट जाएगी, 10 जूल हो जाएगी। टोटल अब भी 25 रही। याद रखना सिर्फ एक बात को है कि हमेशा कुल ऊर्जा उतनी ही रहती है, सिर्फ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बदलती है। याद रखना, ऊर्जा जो है वो उतनी ही रहती है, कुल ऊर्जा बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यानी कि अगर गतिज ऊर्जा है यहां पर, स्थितिज ऊर्जा 12 जूल है तो अब 10 हो गई, तो ये 2 जूल किस में बदल गई होगी? गतिज ऊर्जा में बदल गई होगी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, यानी कि ये दोनों आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं, सिर्फ इतना बात रहना। और स्थितिज ऊर्जा कहां कहां पे होती है? स्थितिज ऊर्जा कहां पे होती है? जैसे कोई बांध बना दिया, बांध है, बांध के अंदर जल होता है ना, अब वो रुका रहता है, बिल्कुल स्थिर है, लेकिन जल जो है वो गति करने के लिए तैयार है।
यानी कि उसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी है। इकट्ठी हुई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? एकत्रित ऊर्जा को, इकट्ठी हुई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, एकत्रित ऊर्जा। शॉर्ट में पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं। यू से प्रेस करते हैं, फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान और जहां अपना गुरुत्व त्वरण और h। इसको कैसे करते हैं? फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। जहां गति होगी वहां पर गति ऊर्जा जरूर होगी, याद रखना। मान लो कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो उसका द्रव्यमान m है, तो उसकी गति ऊर्जा होती है k = 1/2 mv²। ये u बराबर mgh होती है, याद रखना है आप लोगों को। ये कार्य के बराबर होती है ये वाली। कैसे? u बराबर m, g की जगह a रख दो, त्वरण होता है, h की जगह विस्थापन mas। तो ये फॉर्मूला w का भी तो है, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, याद रखना। दोनों कार्य के बराबर ही हैं वैसे तो, कुल ऊर्जा के बराबर, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा। तो जहां पर इकट्ठा हो ऊर्जा, अंदर इकट्ठी ऊर्जा हो, वहां पर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कि बांध बना दिया तो बांध के अंदर जो जल है वो, उस जल को अगर थोड़ा सा बांध टूट जाए तो जल एकदम गति करने शुरू कर देने का, इसका मतलब गति करने शुरू कर दी तो अब उसके अंदर गति ऊर्जा आ रही है, तो उसकी जल की जो स्थिति जो ऊर्जा थी, उसके अंदर जो इकट्ठी हुई ऊर्जा थी वो अब गति के रूप में बदलनी शुरू हुई है, वो जल बहना शुरू हो गया। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो इसका मतलब उसमें पहले भी कुछ ऊर्जा इकट्ठा थी, तभी उसने वेग प्राप्त किया, तभी उसने बहना स्टार्ट किया जल ने। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मान लो कोई धनुष है, धनुष, और धनुष से ऐसे खींच लिया मैंने, धनुष से बाण ऐसे पीछे खींच लिया, ऐसे खींच लिया पीछे धनुष से बाण, तो बाण अभी रोक के रखा हुआ मैंने पीछे, तो इस टाइम क्या है? उसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी है ना, तो अगर जब छोड़ूंगा उसको ऐसे तो एकदम तीर गति करेगा। तो जो खींच के रखा हुआ है पीछे ऐसे, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है। गुलेल मारी तो गुलेल पीछे खींच रखी है, तो पीछे खींचते समय गुलेल में कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है जी। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को दबा रखा है, ऐसे कर रखा है, तो दबे स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। और कोई भी स्थिति ऊर्जा हो, कोई भी स्थिति ऊर्जा हो, वो थोड़ी देर में गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? जब स्प्रिंग दबा रखा है आपने तो स्थिति ऊर्जा है, जब स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो स्प्रिंग गति करेगा कदम, तो उसका मतलब स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी प्यारे बच्चों? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ ली आप लोगों ने, तो ये चीज समझ लिया आप लोगों ने। ऊर्जा के बारे में फैक्ट समझ लिए, ऊर्जा के बारे में फैक्ट आप लोगों ने समझ लिए कि दो प्रकार की ऊर्जा अपनी होती है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लिख लेना कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कार्य जो है संभव नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और वही मात्रक ऊर्जा के होते हैं सारे जो कार्य के मात्रक होते हैं। जो भी कार्य के मात्रक हैं वे सारे किसके मात्रक होते हैं? ऊर्जा के, चाहे वो गति ऊर्जा हो चाहे वो स्थिति ऊर्जा हो। बस इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। और क्या मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवाऊंगा, फालतू की बकवास हम लोगों को नहीं करनी है, सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है। कैसे करते हैं? अगला टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय का, कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बताता है? क्या चीज पढ़ा रहे हो सर आप? ये तो बकवास है, आप लोगों को बकवास लग रही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय आखिर क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम आखिर क्या है, ये कार्य के और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है असली वाला, किस ऊर्जा के बीच में? गतिज ऊर्जा के बीच में। मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति ऊर्जा ही होगी उसके अंदर। जब उसके अंदर गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा में और उस पर जो काम किया जा रहा है उसमें क्या रिलेशन है, उसको कौन बताती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय बताती है। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मैंने पिछले चैप्टर में भी करा दिए हैं और इसमें भी कराएंगे हम लोग। तो क्या फॉर्मूला होता है? मान लिया मैं आपको बताऊं कि यदि किसी, ये वस्तु है, ये वाली वस्तु, और ये ऐसे गतिमान है, क्या है? इसका वेग v है, द्रव्यमान भी है, मान लिया इसका m द्रव्यमान है और उसका वेग v, पूरी गति कर रही है, भागी जा रही है, बस पता नहीं कहां जाएगी, पूरी स्पीड से भागी जा रही है भाई मेरे। तो ये भागी जा रही है, द्रव्यमान m है, इसका वेग v है मेरे भाई, तो जा रही है। इस टाइम थोड़ी देर पहले जब ये शुरू हुई थी चलना, जब ये चलना शुरू हुई थी कतई चलना, तब इसका द्रव्यमान तब भी क्या m था? हाँ, अबे भाई, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और मैं गति कर रहा हूं, सहारनपुर पहुंच गया हूं, मुजफ्फरनगर पहुंच जाऊं, मेरठ पहुंच जाऊं, द्रव्यमान तो मेरा वही रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। बस
हो सकता है ऐसा कहीं हाईवे हो, कहीं गड्ढे हो, तो मेरी चाल बदल सकती है, मेरा वेग बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान तो मेरा क्या रहेगा, वही रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। तो वही बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर ये यहां से चलना स्टार्ट हुई तो इसका द्रव्यमान m था, और जहां से चलता है, जहां से वस्तु चलती है उसके एकदम बाद के वेग को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो उसको u से प्रकट करते हैं। मान लिया अब इस समय इसका वेग u है और वस्तु वेग गति करके यहां पहुंच गई, तो अब इसका वेग कौन सा काउंट होगा, इसका वेग को कहेंगे अंतिम वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतिम वेग कहेंगे। अब कह दिया कि शुरुआत में इसका वेग कम था, अब इसका वेग ज्यादा है, तो जब वेग ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा तब क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मास्टर ने पढ़ाया है, टीचर ने पढ़ाया है कि जब वेग ज्यादा होता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा। तो वही तो कह रहा हूं कि इसकी गतिज ऊर्जा यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है जी, यहां ज्यादा है, क्योंकि मैंने बोला है कि v ज्यादा है u से, ठीक है। तो क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ ना। तो अगर मैं बात करूं पहले कितनी गतिज ऊर्जा थी, तो 1/2 द्रव्यमान m, वेग कितना था u स्क्वायर। अब कितनी गतिज ऊर्जा है, 1/2 m, वेग कितना है v स्क्वायर। अगर बात करूं कितने का परिवर्तन हो गया जी, कितने का परिवर्तन हो गया जी गतिज ऊर्जा में, तो भाई जो बड़ा है ना, जो बड़ा है ना 1/2 m v स्क्वायर, उसमें से छोटे वाला घटा दो 1/2 m u स्क्वायर। ये पहले ऊर्जा थी, ये अब ऊर्जा है। अगर दोनों में का अंतर देख लूंगा तो वो डिफरेंस आ जाएगा, वो ऊर्जा आ जाएगी जितने का परिवर्तन हुआ होगा। मान लिया यहाँ पर 25 जूल ऊर्जा थी और यहाँ पर हो गई 35 जूल ऊर्जा हो गई, तो 35 में से 25 घटाऊंगा तब 10 जूल आएगा। तो कितना बदल गई ऊर्जा, 25 से 10 बढ़ गई, 35 हो गई। तो ये है परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन। भाई 10 जूल का परिवर्तन आ गया, 25 थी अब 35 होगी, तो घटा के तो निकालते हैं। तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और याद रखना है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन हमेशा किए गए कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं, डेल्टा के। ये गतिज ऊर्जा और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो डेल्टा के बराबर डब्लू, डेल्टा के का मान ये रहा ना पूरा का पूरा इधर वाला, यह गतिज ऊर्जा में डेल्टा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि ये वाली चीज है ये, और बराबर डब्लू के। समझ में आ गई बात। देखिए एक बात सुनिए कि जब भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो क्या हम लोगों को कार्य करना पड़ता है क्या, हाँ बिल्कुल। अरे ये बहुत कम स्पीड पे थी, अब इसकी स्पीड बढ़ाई होगी तभी तो गतिज ऊर्जा बढ़ी। तो जब स्पीड बढ़ाई तो बल भी तो लगाया होगा, और जब बल लगाया होगा तो कार्य भी तो करना पड़ा होगा बढ़ाने में। तो चाहे स्पीड कम करनी हो चाहे स्पीड ज्यादा करनी हो, यानी कि चाहे गतिज ऊर्जा बढ़ानी हो चाहे गतिज ऊर्जा कम करनी हो, कार्य तो करना पड़ेगा। और कितना कार्य करना पड़ेगा, जो पहले गतिज ऊर्जा थी, जो बाद में गतिज ऊर्जा है, उसमें से पहले वाली घटा दो, वो आ जाएगी बराबर। समझ में आ गई बात। अब चाहे कोई वस्तु गति कर रही है, उसे रोकना हो तो बल लगेगा, तो कार्य करना पड़ेगा, तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चाहे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, उसको गति करवानी हो तब कार्य करना पड़ेगा, तो गति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, तब भी इस फॉर्मूले को लागू करेंगे। तो ये आप लोगों को चीज बहुत ध्यान से समझनी है, इसको नोट करना अपने नोटबुक के अंदर। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक क्या है, दो बल पढ़ाने हैं मुझे आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम्पल पूछता है इनके। पहला बल है संरक्षित बल, दूसरा बल है असंरक्षित बल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो बता दूं आप लोगों को, कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव। बस याद सिर्फ इतना करना है आप लोगों को कि कौन से बल संरक्षित बल होते हैं और कौन से बल असंरक्षित बल होते हैं। परिभाषा तो नहीं आएगी, क्या आएगा बस आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा और उनमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताएं कि कौन सा बल संरक्षित है। तो उसके उदाहरण में आप लोगों को लिखवा रहा हूं, समझा भी रहा हूं कि होते क्या हैं। संरक्षित बल कौन से बल होते हैं कि जिनके द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त किया जा सके। कैसे, मैं लिख दूं पहले, जिनके द्वारा
किए गए कार्य को प्राप्त किया जा सके। पुनः, पुनः यानी कि एक बार फिर से प्राप्त कर लिया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके। ऐसे बल क्या बल होते हैं? शॉर्ट में लिखना है नोटबुक में, नोटबुक में आप लोगों को शॉर्ट में लिखना, ज्यादा लंबा नहीं लिखना। तो क्या कहलाते हैं? संरक्षी बल। कैसे? उदाहरण देकर के सब बता रहा हूं, कौन कौन से एग्जाम्पल है इनके, उदाहरण कौन कौन से हैं। गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होते हैं, और विद्युत बल, चुंबकीय बल, कई प्रकार के होते हैं बल। प्रत्यास्थ बल यानी कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब आप लोगों को याद रखने हैं ध्यान से। अब कैसे इनके द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जाता है मैं आपको बता दूं। जब बात आती है गुरुत्वीय बल की, जब बात आती है विद्युत बल की, तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एक कोई, पहले इसके बारे में बता रहा हूं कि क्यों संरक्षी बल है ये। मान लिया कोई नल है, नलका कहते हैं, नल का इस प्रकार से होता है, उसकी हत्ती ऐसे लगी होती है। तो नलके की हत्ती ऐसे उठाई ऊपर, तो ऊपर उठाया तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठाई ना ऊपर ऐसे, बताओ उठाई नहीं। मान लिया मिलेगा फ्री, ऐसा सोच लो एक बार। चलो अब इसको भी, इसका एग्जाम्पल भी रहने देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ये वस्तु मैंने उठा करके रखी हुई है ऐसे, ये मारकर, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा ना। तो इसको कोई वस्तु नीचे से ऊपर उठा ली, यहां पर होल्ड करके रखी हुई है, ऊपर होल्ड करके रखी हुई है, तो इसके अंदर जो है वो गुरुत्व बल काम कर रहा है। कौन सा? गुरुत्व बल। तो जितना मैं गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर काम करूंगा, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो उतने बल से नीचे गिरेगी। तो बल जो है वो पुनः प्राप्त हो गया दोबारा फिर से, जितना ऊपर लगाया उतना ही नीचे, जितना ज्यादा ऊपर उठाऊंगा उतना ज्यादा नीचे गिरेगी ना, तो उतना ये बल क्या हो गया, मुझे दोबारा फिर से प्राप्त हो गया। तो गुरुत्व बल भी क्या कहलाया? संरक्षी बल। अब बात आती है विद्युत बल की। विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल दो आवेशों के बीच में काम करता है। जब मैं आप लोगों को स्थिर विद्युत की नामक चैप्टर जो आपके कोर्स में है वो पढ़ा रहा होगा, तो वहां पर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि विद्युत बल आखिर होता क्या है। यहां थोड़ा समझ लो, ये दो आवेशों के बीच लगता है, ये आवेश और ये आवेश, ये दोनों प्लस प्लस हैं, और प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो इसने इसको दूर भगा दिया बल लगा करके, तो जितना बल लगा करके ये आवेश इस बल आवेश को दूर भगा रहा है, उस बल को विद्युत बल कहते हैं। अगर हम अपना बल अप्लाई कर दें कि नहीं मैं इसको दूर नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती खींचकर उसको उसके पास ला रहे हैं, जबरदस्ती खींचकर ला रहे हैं इसके पास, तो रोक रखा हुआ है यहाँ पे, तो जितना बल लगा करके मैं इसको यहां से यहां लाया हूं, अगर मैं इस बल को हटा लूं तो वापस वहीं भाग जाएगा। तो यानी कि जितना बल मैंने यहां लगा उतना ही बल प्राप्त हो जाएगा विद्युत बल के रूप में। तो ये बल बराबर प्राप्त होगा। तो ये भी कौन सा बल है? संरक्षी बल। ऐसे चुंबकीय बल संरक्षी बल होता है। प्रत्यास्थ बल की बात करूं, प्रत्यास्थ का मतलब आपने गुलेल खींची पीछे, गुलेल जो गुलेल खींच रखी है ना, उसमें कौन सा बल होता है? वो जो रबड़ होती है, रबड़ गुलेल की, तो रबड़ कैसी होती है? इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक आराम से खिंच जाती है, ऐसे खिंचती है ना आगे पीछे, तो इसको इलास्टिक कहते हैं, प्रत्यास्थ कहते हैं। तो उसके अंदर कौन सा बल होता है? प्रत्यास्थ बल। तो जितना बल पीछे लगा, क्या उतना बल आगे प्राप्त नहीं होता आप लोगों को? जितना बल पीछे लगाते हैं उतने बल से आगे नहीं जाती, गुलेल जाती है ना, तो वो पुनः प्राप्त हो जाता है। जितना कार्य बल लगाया उतना ही बल आगे प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब कौन सा बल है? संरक्षी बल है। असंरक्षी बलों में कौन से क्या होता है? इनके द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। बस में लिख लो, नहीं प्राप्त होता क्या? कार्य पुनः प्राप्त नहीं होता, कार्य पुनः प्राप्त नहीं होता है। देखिए कार्य पुनः प्राप्त नहीं होता। एग्जाम्पल कौन से हैं असंरक्षी बलों के? दो एग्जाम्पल है, घर्षण बल और शान बल। याद रखना, जिनके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है वे बल सारे क्या होते हैं? असंरक्षी बलों का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? असंरक्षी। इनके द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त नहीं किया जाता, ये सिर्फ गति का विरोध करते हैं। जो भी बल गति का विरोध करते हैं, इस बात को कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जो भी बल गति का विरोध करें, चाहे वो घर्षण बल हो, चाहे श्यान बल हो, या कोई और बल आ जाए, सिर्फ इतना पता है आपको कि गति का विरोध कर रहा है, तो वे हमेशा असंरक्षी बलों के एग्जाम्पल होते हैं। ये मैंने बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता दी, इस चीज को नोट करके रखना। तो ये चीज आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। देखते हैं अगली बात का। देखिए अगला टॉपिक है आपका स्थिर ऊर्जा के प्रकार।
देखिए मैं यहाँ पर, वैसे तो स्थितिज ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ, गुरुत्वीय, रासायनिक ऊर्जा, दुनिया भर की ऊर्जाएं हैं, लेकिन मैं दो ऊर्जा आप लोगों को मेन पढ़ा रहा हूँ मेनली। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना भी बने, लेकिन फिर भी हम इसको करके चलते हैं, क्या पता हो जाए ऐसा कि प्रश्न पूछ ले। दो होती हैं, एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और दूसरी बताऊंगा आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। पहले बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है। U बराबर mgh। कैसे? अगर एक बोझा नीचे पड़ा हुआ है, द्रव्यमान है इसका m, इसको ऊपर उठाना है नीचे से ऐसे ऊपर, और यहां पर होल्ड, हथौड़ा, जैसे कि हथौड़ा है, हथौड़ा नीचे से ऐसे ऊपर उठाना है, तो किसके विरुद्ध काम करोगे उठाने के लिए? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करोगे, तो जब हथौड़ा ऊपर ऐसे उठा हुआ है, अभी यहां पर रोक के रखा है, थोड़ी देर में नीचे पत्थर पर मारूंगा, अभी हथौड़ा नीचे से ऐसे उठाया, यहां पे रोक करके रखा है, तो जब यहां पे रोक करके रखा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा में भी कौन सा टाइप है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मेरे भाई। कौन सी? गुरुत्व, क्योंकि तुमने जो हथौड़ा उठाया वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठा। किसके विरुद्ध उठा भाई? गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है कि नीचे आ जा, हम कह रहे हैं ऊपर चला जा, तो ऊपर लेकर गए तो किसके विरुद्ध चले? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चले। तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हुई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कितनी हाइट तक लेकर के गए? वो ऊर्जा बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कौन सा? किसके विरुद्ध काम किया? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया। तो ये इतना पार्ट गुरुत्वाकर्षण बल का है। विस्थापन क्या है? हाइट के तौर पर कितना ऊपर उठाया उतना ही विस्थापन, तो यह है विस्थापन h। तो U बराबर mgh उसका फॉर्मूला होता है। और ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल हैं कि मैंने कोई चीज ऊपर उठा ली, कोई वस्तु उठा ली, नलके का जो हत्ता है वो उठा दिया, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, वहां पर मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा। फिलहाल इतना नोट कीजिए कि गुरुत्वीय स्थितिज बराबर U बराबर mgh। अब बात आती है आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की। किसकी? आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। कैसे करते हैं? मान लिया आदर्श स्प्रिंग होता कैसे है? ऐसे क्षैतिज में होता है, ये कोई दृढ़ आधार होता है, कोई दीवार है, दीवार से ऐसे स्प्रिंग लगाया हुआ है कोई, ये रहा स्प्रिंग, और स्प्रिंग पर आगे कोई वस्तु बंधी होती है, m द्रव्यमान की होती है, किसी भी द्रव्यमान की मान लो उसको। ये इनिशियल स्टेज है, शुरू में स्प्रिंग ऐसे, ये स्प्रिंग है ना, ये ऐसे पड़ा हुआ है प्रारंभिक अवस्था में। अब आपने क्या काम किया? इस पर बल लगा दिया, और बल लगा, इधर बल लगाया, इधर बल लगाया, और यहां पर ले आए इसको बल लगा करके, 0 से यहां पर ले आए। मान लिया कितनी दूरी ले आए? x दूरी ले आए, x दूरी ले आए इसको यहां पर, और खींच के रखा हुआ है। तो आपने यहां पर होल्ड करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप हाथ हटा लेंगे तो स्प्रिंग वापस जाएगा, दोबारा वापस जाएगा, लेकिन वापस कितना जाएगा ये आप लोगों को याद रखना है। अब मैंने आप लोगों ने यहां से स्टार्ट किया बल लगा करके, इसको F बल लगा करके यहां पर ले गए, और यहां पर आपने रोक के रखा हुआ है, तो उसके भीतर कौन सी ऊर्जा है भाई? स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा में भी कौन सी ऊर्जा है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। उसका फॉर्मूला भी आता है अलग, कितना है। तो अगर आप इसको यहां पर लेकर गए और तो आपने छोड़ दिया तो ये वापस जाएगा, और वापस भी कहां जाएगा? जितना यहां चला था ना इतनी दूरी, यहां पे नहीं रुकेगा करके, इससे उल्टा इतनी दूरी यहां पर जाएगा वापस। x है तो x ही उल्टा चलेगा यहां पर, तो उसका कहते हैं -x। क्या कहते हैं? -x। तो कितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई होगी? तो U बराबर 1/2 kx²। अब आप पूछोगे सर जी ये k क्या है? k है स्प्रिंग का बल नियतांक। क्या है? k स्प्रिंग का बल नियतांक, जो कि आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। स्प्रिंग किस धातु का बना होता है, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि स्प्रिंग किस धातु का बना होता है, तो उसी के अनुसार बल नियतांक क्या होता है? अलग अलग होता है हर स्प्रिंग का। तो वो स्प्रिंग का बल नियतांक दिया होगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, U बराबर 1/2 kx²। k है, k क्या है? मैं लिखवा रहा हूं स्प्रिंग का बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ये दिया होगा आप लोगों को न्यूमेरिकल में, याद रखना। कौन सी ऊर्जा इकट्ठी हुई? स्थितिज ऊर्जा। तो ये आप लोग चीज यहां पर नोट कीजिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी कर रहे हैं,
अभी के अभी करवा रहा हूँ। ये दोनों चीज आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। ये मैंने स्थिति ऊर्जा के प्रकार आप लोगों को बता दिए। अब इसके बाद क्या रह गया आप लोगों का टॉपिक, वो देखते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है, वो आप लोगों को समझना है कि बल और इसी ऊर्जा में क्या संबंध होता है। बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध, क्या संबंध होता है? du अपॉन dx इक्वल टू एफ। याद रखना है बस आप लोगों को कि स्थितिज ऊर्जा में जो दूरी के सापेक्ष परिवर्तन है वो बल के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को नोट करने हैं। इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये नोट करना आप लोग, कैसे बनता है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऊर्जा बराबर कार्य के होता है ना, तो यहां पर du का मान निकाल लो, f इंटू dx आ जाएगा। dx है विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन, यह है बल। बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य। कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के। जब थोड़ा विस्थापन है तो थोड़ा कार्य करना पड़ा होगा, तो ऊर्जा भी क्या होगी? थोड़ी होगी। डी का मतलब होता है सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा सूक्ष्म कार्य। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो यहां से बना है ये फॉर्मूला, यहां से एफ का फॉर्मूला निकाल लो, du अपॉन dx। आगे समझ में और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन। क्या होता है? सब जानते हैं, E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया है। अब यहां से क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला। तो मैं आपको बता दूं कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सब लोग क्या लगा के जाते हैं ऑप्शन में? E बराबर mc स्क्वायर के लिए मिला जी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए मिला, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार इस समीकरण के लिए नहीं मिला। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला है। इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। यह बात आप लोग बहुत ध्यान से करना, पेपर के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है और हम लोगों को रटा रटाया समझा दिया जाता है कि E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया, तो हम लोग वही ऑप्शन लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो जो पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था, इसके लिए नहीं मिला था। अब E बराबर mc स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझा दूं थोड़ा सा कि जितना द्रव्यमान की हानि होती है, डेल्टा है ये डेल्टा, E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। सी का मतलब क्या है? प्रकाश का वेग। क्या है? प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग वैक्यूम में, निर्वात में, वायु में। जितना एनर्जी, देखिए जितना द्रव्यमान कोई लॉस करता है उतनी ही उसकी एनर्जी भी खर्च होती है उसी के अनुसार। कैसे? जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, भारी भरकम व्यक्ति है, उसको अपना द्रव्यमान, अपना वजन घटाना है, तो कैसे करेगा? वो रेस लगाएगा, सुबह उठकर रेस लगाएगा, अच्छे से दौड़ेगा। जब दौड़ेगा तो हीट उत्पन्न होगी, तो वो अपनी ऊर्जा खोएगा हीट के रूप में, एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस हुई तो उसका मतलब द्रव्यमान भी क्या हुआ होगा? कम हुआ। जितना द्रव्यमान कम हुआ उतनी ही एनर्जी प्राप्त होती है हमें से। यानी कि अगर किसी चीज का 1 ग्राम द्रव्यमान भी कम हो जाए तो उसके बराबर कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर खर्च होती है। यानी कि अगर द्रव्यमान में कमी आ रही है तो ऊर्जा के बराबर आती है, किसी कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर खर्च होती है। अगर द्रव्यमान में आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो कुछ भी कमी हो जाए तो उसके बराबर ऊर्जा जरूर निकलती है, ऊर्जा के रूप में कमी आती है। अगर किसी मोटे व्यक्ति कोई रेस लगा रहा है, कोई मोटा है, भारी भरकम, और वो रेस लगाता है डेली जा करके, तो अगर उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है तो उसका मतलब उसने कुछ ना कुछ ऊर्जा खोई होगी। तो वो ऊर्जा निकालनी है हम लोगों को, तो हम लोग निकाल रहे हैं इसमें, हम लोग निकाल रहे हैं इसमें कि अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी ने अपना लुप्त कर दिया, अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी ने अपना लुप्त कर दिया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान घटा दिया, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। तो याद रखना आप लोगों को कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल के बराबर। और एक होता है, एक द्रव्यमान का मात्रा होता है एक AMU, एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये द्रव्यमान का मात्रक है फिजिक्स में। एक और मात्रक द्रव्यमान का, एक तो किलोग्राम होता है,
1 ग्राम होता है और एक मात्रक है 1 AMU, किसके बराबर होता है? 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो अगर 1 AMU द्रव्यमान जो है वो खर्च हो जाए, कितना? 1 AMU, ये तो द्रव्यमान का कन्वर्ट कर लिया मैंने कि AMU किलोग्राम में कितना होगा। जैसे 1 AMU में 1.66 यानी कि 1.66 प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम जो होता है, इसके बराबर द्रव्यमान होता है 1 AMU। अगर कोई वस्तु 1 AMU द्रव्यमान खर्च कर दे तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। कितनी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर अब मैं बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च हुए तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 13 जूल के बराबर। ये सारे ऊर्जा के मात्रक हैं, ये वाले मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 13 जूल। और अगर किसी वस्तु का 1 AMU द्रव्यमान का लॉस हुआ हो तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। अगर किसी का 1 किलो खर्च हुआ हो तो 9 गुणा उसकी पावर 16 जूल के बराबर होता है। अगर किसी का 1 AMU खर्च हुआ तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं? A से एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU के बराबर कितना द्रव्यमान होता है? 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम द्रव्यमान। ठीक है, देखिए अब मैंने लगभग तीनों टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा चैप्टर के। कार्य भी, शक्ति भी और ऊर्जा भी, और ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है पूरा। आगे आने वाली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर हम तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।